जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम आपने जाना था कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है और कैसे हमारे शरीर में मदद करता है, कितने प्रकार के माध्यम से ब्लड सर्कुलेशन होता है, उनमें धमनियां और शिराएं कैसे होती, क्या कार्य करती है, इसके बारे में हमने जाना था। और आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जो हमारा हृदय होता है कैसे काम करता है, इसकी आवाज कैसी होती है, और या हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन कैसे हो जाता है, इसी जाँच कैसे होती है, इसके माध्यम से ईसीजी कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ों को एकदम विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि पिछले वीडियो में कुछ पॉइंट छूट गए थे जो आज हम इसमें कवर कर लेंगे। और इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप लोग पहले वाला वीडियो देख लें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उसमें हमने ब्लड सर्कुलेशन का सारा सिस्टम बताया हुआ है और किस माध्यम से जाता है, ब्लड सर्कुलेशन के क्या महत्व है और कैसे मदद करता है हमारे शरीर को, उसको पूरा विस्तार रूप से हमने बताया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो देख लें तो ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसलिए चलते हैं, अब शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह से वीडियो आपको मिलते रहें और आपकी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम बेहतर से बेहतर सहायता करते रहें। तो ब्लड सर्कुलेशन जो हमारा होता है ये मुख्यतः दो पार्ट में होता है। एक होता है ओपन ब्लड सर्कुलेशन और एक होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। ओपन ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, ये आकशेर के जो जीव होते हैं, यानी बिना रीढ़ की हड्डी वाले जो जीव होते हैं उनमें होता है। और जो ओपन सर्कुलेशन होता है ये मनुष्यों में और बहुत सारे जीव होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है। और ओपन ब्लड सर्कुलेशन में रक्त जो है नलिकाओं के माध्यम से नहीं जाता है, और जो क्लोज वाला होता है उसमें नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित होता है। खुला प्रसंचरण तक जो होता है आकशेरुकीय जीव जो होते हैं उनमें होता है, और ये रक्त नलिकाओं एवं रक्त वाहिनियाँ जो होती हैं इनमें नहीं होती हैं। और ये ल्यूमेन गुहा से रक्त प्रवाहित होता है, यानी इसमें अंदर गुहाएं होती हैं जो पतली पतली सेल्स होती हैं, उनसे प्रवाहित होता है। हृदय से कुछ दूरी तक तो नलिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन उसके बाद पूरे शरीर में ये ऐसे फैल जाती हैं, और उसी के माध्यम से ब्लड सर्कुलेशन होता है। क्लोज ब्लड सर्कुलेशन है, इससे कशेरुकीय जीव जो होते हैं, कशेरुकीय जीव मतलब जो रीढ़ की हड्डी जिनमें पाई जाती है उसे कशेरुकीय जीव कहते हैं। और रक्त नलिकाएं एवं रक्त वाहिनियां होती हैं जिससे रक्त प्रवाहित होता है। फिर अकशेरुकीय जीव जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आर्थ्रोपोडा और एक होता है मोलस्का। एक आर्थ्रोपोडा होता है और एक मोलस्का होता है। तो आर्थ्रोपोडा में जो होता है काकरोच, मच्छर, बटरफ्लाई जैसे जीव होते हैं। और अकशेरुकीय में मोलस्का में जो है पायरा, शंख, लैंड स्लैम यानी घोंघा, ऑक्टोपस, सीप यानी मोती वाला जो सीप होता है ये पाए जाते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो जो अकशेरुकीय जीव जो होते हैं उसमें बिना रीढ़ वाले जीव पाए जाते हैं, जिसमें तिलचट्टा हो गया यानी जिसको काकरोच कहते हैं, और काकरोच, बटरफ्लाई, घोंघा या लैंड स्लैम जिसको आपने देखा होगा घोंघा होता है, इनके ऊपर एक आवरण पाया जाता है। ये आवरण इसलिए होता है कि ये जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उनसे कहीं इनका जो शरीर की जो आकृति होती है वो इधर उधर कहीं फैल न जाए, इसलिए इनके ऊपर एक घोंघा पाया जाता है, यानी आकृति बनी रहती है जो कड़ी होती है, उसी के माध्यम से ब्लड सर्कुलेशन होता है। फिर इसके बाद ये जो केचुआ, ये एक प्रकार अपवाद है। जो केचुआ देखा जाए तो रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है, इसीलिए इसको दोनों के बीच में रखा जाता है। यानी ये अकशेरुकीय जीव है लेकिन इसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी नहीं होती है तो अकशेरुकीय जीव होगा, लेकिन प्रसंचरण तंत्र होता है, इसलिए इसमें अपवाद की तरह माना गया है। फिर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ये दो प्रकार से होता है, माध्यम इसके दो होते हैं। जैसे मछली है या सरीसृप है, इनमें क्या होता है एकल प्रसंचरण होता है। एकल प्रसंचरण मतलब ये होता है कि हृदय जो जैसे मनुष्य के हृदय में है तो 4 प्रकार के चैम्बर होते हैं जिसमें डबल प्रसंचरण होता है, यानी एक तरफ से ब्लड आता है और एक तरफ से ब्लड जाता है। लेकिन जो एकल प्रसंचरण होता है उसमें सिर्फ एक तरफ से ब्लड आएगा और एक तरफ से फिर चला जाएगा। कहने का मतलब ये होता है इसमें ये जैसे 4 चैम्बर होते हैं मनुष्य के हृदय में, ये 4 चैम्बर होते हैं। इसमें क्या होता है, एक तरफ से ब्लड आया और फिर एक तरफ इधर से गया फेफड़े में, और फेफड़े से फिर इधर वापस आया, फेफड़े से फिर इधर वापस आया और फिर इधर शरीर में गया, इस तरह से होता है। लेकिन जो एकल प्रसंचरण होता है इनमें सिर्फ
दो ही चैम्बर होते हैं, इधर से ब्लड आया और इधर ब्लड पंप करके फिर निकल गया, इसीलिए को एकल प्रसंचरण कहते हैं। यानी सिंपल सा आप इतना समझ लीजिए, एक हृदय चक्र में एक बार ब्लड प्रवाहित होता है, यानी ब्लड सर्कुलेट होता है, और जो द्विप्रसंचरण है इसमें एक बार में एक हृदय चक्र में दो बार ब्लड प्रवाहित होता है। बस इतना सा सिंपल सा आपको याद रखना है। एकल जो होता है एकल प्रसंचरण, ये मछली, सरीसृप, उभयचर होते हैं, और द्विप्रसंचरण जो होता है ये पक्षी, स्तनधारी और इस तरह के जीव पाए जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट छूट गए थे, इसलिए हमने सोचा कि अब इसी क्लास में कवर कर देते हैं ताकि फिर आपको जरूरत ना पड़े पढ़ने की। इसके बाद अब समझते हैं कि जो धमनियां होती हैं, जो शिराएं होती हैं, उसमें किस तरह से ब्लड प्रवाहित होता है। ये एक बार ग्राफ के माध्यम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हृदय को जानेंगे, इसमें कितने चेंबर होते हैं और कैसे रक्त प्रवाहित करता है, कैसे आवाज करता है, सारी चीजों को जानेंगे। शरीर में हमारे जो ब्लड प्रवाहित होता है ये कुछ इस तरह से प्रवाहित होता है, यानी एक तरफ से जाता है और एक तरफ से वापस आता है। यानी ये दिल जो आप लोगों को पसंद है ज्यादातर, वो ये दिल हमने बनाया है। ये मान लो दिल है या हृदय है अपना। इसके बाद हृदय से पंप होता है, महाधमनी में जाता है, फिर महाधमनी से धमनी में जाता है, फिर धमनी से छोटी धमनी में जाता है, और फिर केशिका जो है ये छोटी छोटी सेल्स होती हैं, जो देखा होगा जो वहाँ ये पतली पतली होती हैं, एकदम उंगली से हम कट जाते हैं हल्का सा तो खून निकलता है, वो पतली पतली सी केशिका होती हैं। और आंखों में भी केशिकाएं होती हैं, लेकिन बहुत एकदम महीन होती हैं, जो हमको दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो ये जो केशिका होती है कैपिलरी कहते हैं इसको इंग्लिश में, इनमें पूरा बिखर जाता है। ये मान लो पूरा शरीर है और शरीर में सब केशिकाएं हैं ये, ठीक। फिर ये केशिकाएं जो है आगे जाके फिर इकट्ठा होते हैं, धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं, यानी इकट्ठा होने लगती हैं, जो फैली होती है शरीर में फिर इकट्ठा होने लगती हैं। फिर इसके बाद धीरे धीरे इकट्ठा होते 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 फिर छोटी सिरा, फिर महाशिरा, फिर यहाँ के फिर एक नलिका बन जाती है। फिर इसके बाद हृदय में प्रवेश करती, फिर हृदय जो है हमारा पंप करता है, और पंप करके फिर फेफड़े में भेज देता है। फेफड़े में फुसफुस धमनी के माध्यम से फेफड़े में रक्त चला जाता है। उसके बाद फिर फेफड़े से जो शुद्ध रक्त आता है ऑक्सीजन युक्त वाला, वो हृदय में आता है, और फिर हृदय से पंप करता है जो महाधमनी के माध्यम से फिर पूरे शरीर में जाता है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया चलती है। इसको हमने बताया था आपको कि जो फुसफुस धमनी होती है, मान लो ये फुसफुस धमनी है और ये फुसफुस सिरा है, ये मान लो फुसफुस सिरा है, ठीक। तो ये फुसफुस धमनी होती है, जो महाशिरा से आया रक्त, ये तो सिराएं हैं, इसमें क्या होता है CO2 वाला रक्त आता है, और ये CO2 वाला रक्त है यानी अशुद्ध रक्त है ये। तो अशुद्ध रक्त क्या करेगा, हृदय भेज देगा फेफड़े को कि लो भैया तुम लोग इसको सही फिल्टर करके दो, हमको ऑक्सीजन दो, क्योंकि ऑक्सीजन हमको पहुंचाना है आगे। तो क्या करेगा, भेज देगा फेफड़े के पास। फेफड़े जो फुस फुस करते रहते हैं, यानी फुसफुसाहट होती है, इसलिए उसको फुसफुस धमनी कहा जाता है। जब फेफड़े के पास चला गया, फिर उसके बाद फेफड़ों ने क्या किया, ऑक्सीजन लिया, और फिर ऑक्सीजन इसमें मिक्स करके और फिर फुसफुस सिरा के माध्यम से हृदय को दे दिया। हृदय क्या किया, फिर उसको पंप किया तो धमनी के माध्यम से पूरे शरीर में भेज दिया। यानी इस तरह से प्रक्रिया चलती रहती है। तो एक बार ऐसे समझते हैं, हृदय ने जब पंप किया ब्लड को तो कहाँ गया, महाधमनी, फिर महाधमनी से धमनी, और फिर धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से केशिका, अब केशिका से फिर वापस आया छोटी सिरा, छोटी सिरा से सिरा, और फिर सिरा से महाशिरा, महाशिरा से हृदय को गया, हृदय ने पंप कर दिया और फिर फेफड़ा को चला गया। फेफड़े ने फिर ऑक्सीजन मिक्स करके फुसफुस सिरा को दिया, फुसफुस सिरा के माध्यम से हृदय को दिया, और हृदय से फिर पंप करके महाधमनी से, यानी ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसको थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर समझना बहुत बारीकी काम है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है। तो एक बार फिर हम आपको समझा देते हैं। देखो, जब CO2 युक्त वाला यानी कार्बन डाई युक्त वाला रक्त जो हमारे शरीर में सिरा के माध्यम से आता है, ये तो आपको पता हो गया, ठीक। फिर सिरा के माध्यम से जब हृदय में गया तो हृदय ने उसको पंप कर दिया। जब पंप कर दिया तो ये चला गया फेफड़े के पास, किसके माध्यम से, फुसफुस धमनी के माध्यम से। आया तो महाशिरा से है, लेकिन गया फुसफुस धमनी के माध्यम से, ठीक। फुसफुस धमनी के माध्यम से जब फेफड़े में गया, अब फेफड़े में क्या हुआ, वहाँ से ऑक्सीजन आई, ऊपर से ऑक्सीजन मिक्स करके फेफड़े ने फिर उसको सिरा के माध्यम से, यानी इधर अब क्या है, सिरा है, फुसफुस सिरा है, सिरा के माध्यम से फिर हृदय को आया। हृदय ने क्या किया, फिर उसको पंप कर दिया, फिर पंप करके
महाधमनी के माध्यम से फिर पूरा शरीर में फैला दिया। यानी फिर महाधमनी में गया, महाधमनी से धमनी, फिर धमनी से छोटी धमनी, फिर छोटी धमनी से केशिका, और केशिका से फिर वापस जो आता है केशिका में जाके पूरा शरीर फैल गया। फिर केशिका से छोटी सिरा, छोटी सिरा से सिरा में गया, सिरा से महासिरा, और फिर हृदय में आया, हृदय ने फिर पंप कर दिया, फिर फेफड़े पहुंच गया। यानी ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसमें हम समझ गए, ये हम पिछले क्लास में समझा देते, बता देते, लेकिन इसमें हम अभी हृदय के बारे में बताने वाले हैं, तो इसी के साथ में रहे तो ज्यादा सही है। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, जैसी भी लगी, कम से कम एक कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हमको भी हमारी मेहनत हम कैसे कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं या खराब मेहनत कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं चलता। आप लोग कमेंट करके बताते नहीं हैं। कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे भी शेयर करिए, ताकि हर सभी लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो और उनकी भी शिक्षा में, मतलब उनकी भी शिक्षा बूस्ट हो। तो इसी उम्मीद के साथ वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।